करो बेटा फटाफट। लिमिटेशन एक्ट 1963, ये एक्ट नंबर है 36। कब आया था? 1963 में। ठीक है, 5 अक्टूबर 1963 ये एक्ट इसीलिए बनाया गया था अलग से, क्योंकि लिमिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पर समझता ही नहीं था। देखो कैसा होता है ना कि बहुत सारे सीपीसी में ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं जो समझ में नहीं आते लोगों को, कि देखो साल कंप्लीट हो जाते हैं, आपके साथ जो घटना घटी उसके बाद आप सो रहे हैं, तो जजेस आपको बोलेंगे जब आपके साथ घटना घटी थी तब आप क्यों ना आए ना हमारे पास, आपको तब आना चाहिए था, अब क्या बात है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, द एन एक्ट कंसोलिडेट अमेंड द लॉ फॉर द लिमिटेशन ऑफ सूट एंड द प्रोसीडिंग्स, ये सूट पे लगता है लिमिटेशन एक्ट। और पार्लियामेंट में 14th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इस समय ये आया था। शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड पे मैं अगर बता दूं तो ये होल ऑफ इंडिया हो गया है, आपको भी पता है। अब डेफिनेशन एप्लीकेंट में क्या क्या आता है। एप्लीकेंट का मतलब वो होता है जो एक पिटीशन लगाता है, उसे पिटिशनर भी करते हैं, कहते हैं। एनी पर्सन फॉर्म थ्रू एन एप्लीकेंट डिराइव्स हिज राइट टू अप्लाई। देखो कोई भी बंदा, किसी भी एप्लीकेंट, अगर कोई राइट है उसको अप्लाई करवाना है तो उस डेफिनेशन के प्रोविजन में आ जाता है। एनी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एप्लीकेंट एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव। एग्जीक्यूटर का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज, जो पर्सन कोई डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करे और उसको एग्जीक्यूटर का ये करे। यानी क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है तो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, किसी का विटनेस बनते हैं जाके, किसी डॉक्यूमेंट में हम खुद डॉक्यूमेंट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं, तो एप्लीकेंट में ये सारे के सारे आ जाते हैं। वीक पार्ट बता दूं तो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब ही पिटीशन होता है। तो पिटीशन जो आप, जैसे सिविल सूट होता है, सिविल केस होता है, उस वैसे ही पिटीशन फाइल की जाती है, कुछ चेंज नहीं होता। बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने आपको हुंडीज और चेक का मतलब ऑलरेडी बताया हुआ था। बॉन्ड भी मैंने आपको बताया है। डिफेंडेंट क्या इंक्लूड करता है? डिफेंडेंट डिराइव्स फ्रॉम द लाइबिलिटी टू बी सूड, यानी यहाँ पर मैंने डिफेंडेंट का मतलब प्रतिवादी। प्रतिवादी वो बंदा है जो प्लेंटिफ के खिलाफ खड़े होके, देखो ऐसा तो नहीं है प्लेंटिफ ने कुछ सूट फाइल कर दिया और प्रतिवादी उसमें चुप करके बैठने वाला है, नहीं बिल्कुल नहीं, वो भी तो आंसर करेगा ना, वही है डिफेंडेंट। ठीक है, उसके बाद डिफेंडेंट में दो पार्ट में है। एनी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे वहां पे है ना एप्लीकेंट में, वैसे ही डिफेंडेंट में है। एप्लीकेंट को प्लेंटिफ भी बोल सकते हैं, पिटिशनर भी बोल सकते हैं, एप्लीकेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, वही बात है। ईजमेंट, ईजमेंट्री राइट्स को लेकर मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसे राइट्स जो ईजमेंट्री राइट्स होते हैं, हवा, पानी, है ना, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है। गुड फेथ, nothing shall be deemed to be in a good faith which is done due to care and attention। plaintiff क्या इंक्लूड करता है? बस पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब ये पार्ट समीर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो सूट के लिए होता है, जो अपील के लिए होता है, आपको ये शेड्यूल जो दिया गया है उसको बाकायदा आपको याद करना है कि ये शेड्यूल कैसे होता है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगी शेड्यूल को याद करने की, तो टेंशन लेना नहीं। प्रॉमिसरी नोट, ऐसा प्रॉमिसरी नोट, हम किसी को, समझो हमने किसी को पैसे दिए, ठीक है, तो एक स्टैम्प पेपर को लेकर हम प्रॉमिसरी नोट बनाते हैं। ठीक है, दो पार्टीज मिलके एक दूसरे का, समझो लोन के पर्पस के लिए है या ऐसा कोई बात है, या उसको बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। तो कोई भी इन द फॉर्म ऑफ मनी या डिमांड होती है मनी की, तो उसके लिए अपन प्रॉमिसरी नोट बनाते हैं। मृदुल को बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि कभी भी लोन का प्रोसेस आता है तो हम प्रॉमिसरी नोट भी बनाते हैं कि आप प्रॉमिस करें कि अगला जो भी पीरियड होगा उस पीरियड में आप हमको पैसा वापस कर देंगे, है ना। जी जी मैम। सूट, सूट डज नॉट इंक्लूड अपील और एप्लीकेशन। इसमें सूट में एप्लीकेशन जो की जाती है ना, वो अलग से की जाती है। आप समझो कोर्ट में किसी चीज को लेकर एप्लीकेशन देते हो, ठीक है, एग्जाम्पल एडजमेंट एप्लीकेशन, सर मैं बीमार हूं आज कोर्ट नहीं आ सकता हूं, मेरी तबीयत खराब है, दैट इज कॉल्ड एज एडजमेंट एप्लीकेशन। तो वो सूट थोड़ी हुआ, वो तो पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन हुई। ठीक है, टॉर्ट, टॉर्ट में सिविल रॉन्ग आ जाता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, वही टॉर्ट है।
trustee does not include benamdar, a mortgagee remaining in the possession after the mortgage has been satisfied or a person of, अब मैं बेनामी प्रॉपर्टी वो होती है, समझो एक प्रॉपर्टी है, हम ने मतलब मृदुल को मैं ऐसे ही जानती हूँ, मतलब मृदुल को कैसे जानती हूँ मैं, ऐसे ही जानती हूँ, मतलब ऐसे कोई नहीं है कि एक स्टूडेंट है, पता है यहाँ पे रहता है, बस इतना जानती हूँ, ठीक है। अब मैंने मृदुल के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है, मैंने मृदुल के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी, क्या मृदुल मुझे जानता है? नहीं जानता। मैं कहाँ रहती हूँ वो जानता है? नहीं जानता। मेरी हिस्ट्री के बारे में, उसको ज्योग्राफी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, बस दैट्स कॉल्ड एज बेनामी प्रॉपर्टी। किसी ऐसे बंदे के नाम पे लेना ना जिसके साथ हमारा व्यवहार हुआ है, ना हम उसे जानते हैं, ना कुछ पता है, बस लेते जाओ किसी के नाम पे भी प्रॉपर्टी, क्यों? उससे अपने को टैक्स बचाने की है। चलो, पार्ट नंबर 2 ये बोलता है लिमिटेशन ऑफ सूट ऑफ अपील एंड एप्लीकेशन। बार ऑफ लिमिटेशन, बार का मतलब है ये बार आपको रोकेगा, दिस के लिए ये लिमिटेशन लगाया गया है। अगर मैं इस प्रोविजंस के अंदर आऊं, सेक्शन 4 to 24, एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड इन अपील प्रिफर्ड एन एप्लीकेशन आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड शैल बी डिसमिस। अगर जो पीरियड स्पेसिफाई किया है कोर्ट ने, कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे ऑर्डर 6 रूल 17 बता देती हूँ, अगर आपने 14 डेज में अमेंडमेंट कैरी आउट नहीं किया तो खत्म हो जाएगा ना। ऑर्डर होते हुए भी ऑर्डर आपके पास है क्या? नहीं है, नहीं है। आपके झोली में ऑर्डर आया, आपने अपनी झोली भरने के सिवाय खाली कर दी, ये आपकी गलती है, ठीक है। उसके बाद में इन केस ऑफ पॉपर व्हेन इज एप्लीकेशन टू लीव टू सू इज मेड, नाउ PAU PER, व्हाट डज दैट मीन? एनीबॉडी नोस PAU क्या होता है? किसी को पता है? अरे कोई तो बताओ। मैम अभी नहीं पता मेन का मैम सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। कंगाल, कंगाल, कंगाल। पॉपर इज कंगाल, कंगाल होता है ना कोई पर्सन, और इंग्लिश में अपन उसको ये बोलेंगे पुअर पर्सन, ऐसा बोल दूं सिंपल लैंग्वेज में? पुअर पर्सन इज पॉपर, ओके। P फॉर पुअर, P फॉर पुअर पर्सन, ठीक है, लिख दीजिए पुअर पर्सन, ओके। In case a claim against the company is being wound up by the court, when the claimant first send his claim to the official liquidator. अब कोई कंपनी का मामला है, कंपनी के मामले में क्या होता है, आपको पता है कि हमने क्या करना होता है, डायरेक्टर्स को पकड़ना पड़ता है, मैनेजर को पकड़ना पड़ता है, वहां पर जो एम्प्लॉय होता है उन्हें भी पकड़ना पड़ता है। तो क्या होता है, हम एक नोटिस देते हैं कंपनी के, कंपनी को अगर आप नोटिस भेज रहे हो तो कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है क्या, कंपनी फॉर्म्ड है क्या, ये सारी चीजों की जानकारी आप रखते हुए काम करते हो। तो समझो कोई भी ऐसा क्लेम है, कोई ऐसा क्लेम है अगेंस्ट अ कंपनी, यानी कंपनी के खिलाफ है, ठीक है, विच इज बीन वाउंड अप बाय द कोर्ट, यानी कोर्ट के सामने है। व्हेन द क्लेमेंट फंड्स, अभी कोर्ट क्या देखेगी कि जब क्लेमेंट है उसने उसको नोटिस कब भेजा था, क्लेम बनता है कि नहीं बनता है, पैसा बनता है कि नहीं बनता है, जो टाइम पीरियड था वो एग्जॉस्ट तो नहीं हो गया है, खत्म तो नहीं हो गया है ना, उन चीजों का ध्यान रखेगी, ठीक है। एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और अ काउंटर क्लेम, मैं आपको सेट ऑफ के बारे में हमेशा बताया है कि एक ही गाड़ी में दोनों चढ़ के घूम सकते हैं, कौन? प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। अगर प्लेंटिफ बोलता है 2 लाख रुपए बाकी है, डिफेंडेंट बोलता है नहीं 1 लाख रुपया तो पहले ले चुका है, तो डिफेंडेंट बोलेगा उसका सेट ऑफ मिलेगा उसका। काउंटर क्लेम, काउंटर क्लेम के बारे में अगर मैं बता दूं कि जो वाइफ होती है ना, वो हमेशा, मैंने आपको कहा है कि वाइफ क्या करती है, एक ही गाड़ी में चढ़ पड़ती है, उसको बोलते हैं काउंटर क्लेम। व्हाट यू मीन बाय काउंटर क्लेम? समझो एक वाइफ, हस्बैंड ने डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया है, वाइफ को डाइवोर्स नहीं चाहिए, तो उसी केस के अंदर रेस्टिट्यूशन पिटीशन फाइल करके कि मुझे वापस अपने इज्जत से लेने आपने घर से, वो
उसी में केस फाइल कर सकती है, यानी कि उसको दूसरा केस फाइल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इट इज कॉल्ड एज काउंटर क्लेम। आया बात समझ में, काउंटर क्लेम क्या होता है? यस मैम। मैम उसी की एक ही एप्लीकेशन, हस्बैंड की एप्लीकेशन में ही अपने को जो अनुतोष प्राप्त होना चाहिए वही उसी WS में उसी में मांग लेती है। यस यस यस, जब उसी में WS मांग के लेती बाद है। उसे देना है तो उसी में अपना अनुतोष मांग लेगी हाँ, वो एक ही गाड़ी में चढ़ते पर्टिकुलर ये लोग, कोर्ट एक ही। फीस पे करके। यस 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 यस, ठीक है। काउंटर ऑफर जैसा है ना कुछ, काउंटर क्लेम, बस वो ऑफर होता है, ये क्लेम है। हाँ मतलब काउंटर मतलब एक ही गाड़ी में काउंटर मारना, बस। चलो, समझा ना? यस मैम। समीरा, आपका एग्जाम है। यस मैम, मैं सुन रही हूँ। Application by notice of a motion in a high court is made when the application is presented to the proper officer of that court. अब कोई एप्लीकेशन आप किसी हाई कोर्ट में करते हो, तो अगर आपने प्रॉपर ऑफिसर, यानी कि जिस कोर्ट में वो एप्लीकेशन करना चाहिए, अपील का जो प्रोविजन है ना, वो अपील अपेलेट कोर्ट में जानी चाहिए, वो आपका ध्यान रखना चाहिए। समझो आपने कोई रिवीजन फाइल किया है, तो रिवीजन उस कोर्ट में जानी चाहिए। अगर आपने प्रॉपर ऑफिस में नहीं किया है ना, तो वो भी लिमिटेशन में मरता है, ठीक है। इट शुड बी फाइल्ड विद इन लिमिटेशन। जिसके jurisdiction में एक्सपायरी आएगी ना। प्रिस्क्राइब, यस यस यस, एक्सपायरी पीरियड ऑफ अ पीरियड व्हेन द कोर्ट इज क्लोज। जिस दिन कोर्ट क्लोज होता है ना, जिस दिन भी कोर्ट क्लोज होता है, समझो संडे क्लोज है, अगर मंडे होली है तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा संडे और मंडे का, यानी आप कोर्ट में किस दिन पे फाइल करोगे? ट्यूसडे के दिन। यानी लॉ ऑफ लिमिटेशन आपको एग्जम्पशन देता है, अगर कोर्ट क्लोज है तो जो वर्किंग डे होगा, जो बिजनेस डे होगा, उस दिन पे आपको फाइल करने का है, ठीक है। ठीक है ना समीरा? यस मैम। सेक्शन नंबर 5, यस, सेक्शन नंबर 5, एक्सटेंशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। सिर्फ लिमिटेशन सिविल केस हाँ? में ही लगता है लिमिटेशन, लिमिटेशन एक्ट सिर्फ सिविल में लगता है ना। यस 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 यस। क्रिमिनल के लिए तो हमारे पास 473 476 का है ना, सीआरपीसी में जो अलग से लॉ ऑफ लिमिटेशन का चैप्टर भी है उसके अंदर, वो तो उसमें लगेगा। ये तो सीपीसी के लिए बिल्ड है, स्पेसिफिक रिलीफ के लिए बिल्ड है, यानी कि एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू सीपीसी, यानी सिविल प्रोसीजर आगे आगे, लिमिटेशन पीछे पीछे, बस ये समझ के चलना है आपको। एक्सटेंशन ऑफ अ पीरियड इन सर्टेन केसेस, जब कोई अपील या एप्लीकेशन अदर देन एन प्रोविजन इन ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी may be admitted after the prescribed period if the appellant or applicant satisfied that the court has a sufficient। ये देखो ऑर्डर 21 में क्या होता है ना, आपको ऑर्डर 21 पता है ना क्या है? 106 रूल है, ये तो आपके दिमाग में बैठा ही हुआ है। तो ऑर्डर 21 के अकॉर्डिंग जो भी चीजें होती है, अपील फाइल करना है। अभी देखो क्या होता है, ऑक्शन हो रहा है, ऑक्शन हो रहा है, प्रॉपर्टी लेने आ रहे हैं, तो प्रॉपर्टी लेने से पहले आपको टाइम पीरियड एक्सटेंड होके भी मिलता है उसके अंदर। अगर ऑक्शन होने के बाद भी सामने वाला बंदा जाके बोल सकता है पैसे ले लो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, सफिशिएंट कॉस्ट था, मेरे पास उतनी लायकी नहीं थी कि मैं तभी पैसा भर पाऊं, अभी मेरे पास पैसा है, मैं भरने के लिए तैयार हूँ, उसके लेकर आपको एक्सटेंशन मिलता है, टाइम पीरियड बढ़ा के मिलता है, जहां पर सफिशिएंट रीजन है, सफिशिएंट कॉज है, खत्म, ठीक है। 6 पे आऊं, लीगल डिसेबिलिटी। लीगल डिसेबिलिटी का मतलब ये होता है कोई भी पर्सन जो कि सूट करने के लिए, एप्लीकेशन करने के लिए, एग्जीक्यूशन करने के लिए जो भी प्रिस्क्राइब पीरियड है उसमें वो माइनर है, पागल है, इडियट है, एप्लीकेशन नहीं कर पा रहा है, तो जो थर्ड कॉलम ऑफ द शेड्यूल है ना, वहां पे देखेंगे कि लीगल डिसेबिलिटी को कितना टाइम ऑफ द पीरियड दिया जाता है कि वो अपना केस स्टैंड करवा सके उस कोर्ट के अंदर, ठीक है बच्चे। मैं आपको मेन क्रक्स ऑफ द मैटर बता दूं, एक्सप्लेनेशन में इस सेक्शन में माइनर इंक्लूड्स अ चाइल्ड इन द वोम, यानी कि अगर बच्चा पेट में है, आपको मैंने बताया था कि अगर बच्चा पेट में होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को लेकर मैंने आपको बताया है, याद है या नहीं है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में? यस मैम, बताया था ना, कौन से सेक्शन में बताया था? मैम ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन, यस, सेक्शन मैम 6। बाप रे, कहां से आया 6 सेक्शन? सेक्शन नंबर 13। क्या यार, चलो। डिसेबिलिटी ऑफ वन और सर्वल पर्सन्स, अभी किसी की मजबूरी है, कोई डिसेबल्ड है,
कोई नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर जो सर्विल पर्सन का मतलब है एक प्लस एक डिफेंडेंट, दो डिफेंडेंट, तीन डिफेंडेंट, या एक प्लेंटिफ, दो प्लेंटिफ, तीन प्लेंटिफ, सर्वल पर्सन जॉइंटली की बात की जा रही है। एंटाइटल एग्जीक्यूशन करने के लिए अब जब ऑर्डर 21 में आएंगे ना, तो एग्जीक्यूशन को मैं आपको ऐसा बताऊंगी ना कि उसका पोस्टमार्टम करके दूंगी कि एग्जीक्यूशन क्या होता है। ठीक है, डिसेबिलिटी है, डिस्चार्ज हुआ है कोई भी पर्सन, देखो टाइम जब शुरू होता है, कोई किसी की मौत हो गई, मौत होने के बाद पता चलता है ना कि इस घड़ी ये मर गया, तो वो टाइम की घड़ियां जो होती है ना, बोलते हैं ना मर गया इंसान तो सुइयां रुक जाती है। तो यहाँ पे डिसेबल 1 और 7 पर्सन के बारे में क्या है कि एक पर्सन है जो डिसेबल्ड है, जो नहीं कर सकता, जो डिसेबल्ड नहीं है उसको करना चाहिए। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन 1 में बोला गया है कि ये सेक्शन अप्लाई करता है एवरी काइंड ऑफ लायबिलिटी इंक्लूडिंग एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो लायबिलिटी तो लायबिलिटी है, अगर कर्जा है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर भी हो सकता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए। ऑर्डर 21 में मूवेबल की बात करता है तो इमूवेबल की तो बात करता है ना, तो अगर आप उसमें डिसेबल्ड हो यानी उसमें आपको तकलीफ है तो इसमें भी तो आएगी ना। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नंबर 2, मैनेजर ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मैनेजर कौन होता है? कर्ता होता है जो मैनेजर होता है, मालूम है ना। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में पहले के जमाने में कर्ता होता था, तो वो कर्ता क्या करता था, अगर वो डिसीजन लेता था ना तो उसके हिसाब से सारा घर चलता था। तो अगर कर्ता ने डिसेबल कर दिया, यानी 4 भाई है, तीनों के तीनों राजी है लेकिन कर्ता राजी मैम नहीं है, कर्ता फिर भी मींस कुछ मेन नहीं हो गार्जियन। Yes. नाउ स्पेशल एग्जाम्पशन जो 8 बोलता है कि 6 में जो अपन देख के आए, 7 में जो देख के आए, मोर देन 3 इयर्स। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, केसेस जो फाइल की जा सकते हैं ना, वो 3 इयर्स का जो एक लिमिटेशन पीरियड होता है, 12 इयर्स का लिमिटेशन पीरियड होता है, जो अपन शेड्यूल में देख लेंगे ना, उससे ज्यादा कोई लिमिटेशन पीरियड आपको समझने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, 3/12 3/12 3/12 उसी को पकड़ के अपन आगे देख लेंगे। सूट अगेंस्ट ट्रस्टीज एंड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब यहाँ पे ना ट्रस्टीज और रिप्रेजेंटेटिव्स को पता है क्यों लेके आए हैं? क्योंकि ये कमाल के लोग होते हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं पता है क्या? जब टाइम होता है ना तभी आते हैं, तब तक वो आते तक नहीं है। क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव ने सूट फाइल करके छोड़ दिया, यहाँ सूट फाइल करना चाहिए था जिस टाइम पे उसने प्रिंसिपल ने कहा था, उसने नहीं किया, तो टाइम बार हो गया। होके आते हैं इस उद्देश्य को लेकर। अगर ऐसा कुछ होता है इन ट्रस्ट, स्पेसिफिक मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू द ट्रस्टी, यानी कि जो भी पर्सन होगा, एक प्रॉपर्टी का ओनर, एक प्रॉपर्टी का ट्रस्टी, वो ही सारी चीजों को लायबल रहेगा। अगर उसने नहीं किया तो टाइम बार्ड हो गया, टाइम बार्ड हो गया, लैप्स हो गया, लैप्स हो गया, टाइम खत्म, आपको निकाल दिया जाएगा जगह पे कि आपको टाइम से आने चाहिए था। सूट ऑन कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड द टेरिटरी विच एक्सटेंड्स। अभी देखो जम्मू कश्मीर की बात है, अगर आपको देखो जहां पे सूट होना चाहिए ना, उसका लिमिटेशन देखो, लिमिटेशन एक्ट ऑल ओवर इंडिया में सेम ही चलता है, कुछ चेंज नहीं है इसके अंदर। लेकिन देखो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फॉरेन कंट्री, आपको किसी भी टेरिटरी में करना है तो इस रूल को आपको पकड़ के चलना पड़ेगा कि वो एक्सटिंग्विश नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, और जो पार्टी कर रही है वो डोमिसाइल होनी चाहिए उस स्टेट की, उस फॉरेन। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है? एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है कि आप इस स्टेट के पर्सन हो और आपको यहाँ पे लोग जानते हैं, दैट्स कॉल्ड एज डोमिसाइल। ठीक है मैम, सिटीजनशिप। यस सिटीजनशिप, यस सिटीजनशिप। computation period of limitation, very 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 important, exclusion in time of legal proceedings। कोई भी सूट में कोई भी टाइम का सिटीजनशिप अलग होती है, exclusion डोमिसाइल अलग होती है। नहीं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहता है जो स्टेट का रहता है कि आप इस स्टेट सिटीजनशिप के जो इंडिया का होता पर्सन है हो। ओनली फॉर। हाँ, पर हाँ वो वो वैसे सेम ही रहता वही है, लगेगी ना। वैसे ही रहता है डोमिसाइल। भले ही वो आप सिटीजनशिप आप बोलोगे ना कि वो इंडिया का होता है सिटीजनशिप, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट सेम सिटीजनशिप के जैसे होता है, पर वो इंडिया का होता है तो स्टेट का होता है। मैम फॉरेन कंट्री का जो बात आ रहा है तो वहां पे सिटीजनशिप देखेंगे ना।
हाँ हाँ वही देख बेटा मैम मैं वही मैम बोल वहाँ रही पे हूँ डोमिसाइल थोड़ी कि देखेंगे, डोमिसाइल डोमिसाइल तो स्टेट स्टेट के लिए को हो गया लगता ना। है, सिटीजनशिप इंडिया को लगता है। जी मैम यही तो सिंपल हम बात बोल है रहे हैं। यार, यही मैं कह रही हूँ। चलिए, एक्सक्लूजन का मतलब यहाँ पे देख लीजिए, इन कंप्यूटिंग इस सेक्शन में कॉपी ऑफ डिक्री ऑर्डर। एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि समझो आपको सर्टिफाइड कॉपी लेने का है, आपके अगेंस्ट में ऑर्डर हो चुका है, रिवीजन में हो सकता है, अपील में हो सकता है, जजमेंट आपके खिलाफ आ चुकी है, तो आपको अगर वो वहां पे समझो अपील फाइल करनी है, तो जितने का पीरियड होगा, यानी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द पीरियड, समझो आपने अप्लाई किया था 1 जनवरी और आपको सर्टिफाइड कॉपी मिल रही है 31 जनवरी, तो उतने का पीरियड आपको एक्सक्लूड करके मिलेगा। वो टाइम पीरियड आपको माइनस करके दे दिया जाएगा, मतलब वो आपके बेनिफिट के लिए है। ठीक है, समझा? मैम। कि जो यस सर्टिफाइड मैम। पीरियड, सर्टिफाइड कॉपी हम एप्लीकेशन देते हैं कोर्ट में, हमें सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, ठीक है, जजमेंट होने के बाद में, तो अपील का पीरियड समझो 30 डेज होता है, सर्टिफाइड हमको कॉपी मिल रही है 45 डे के लिए, समझो 45 डे हमको सर्टिफाइड कॉपी हाथ में आ रही है, तो वो 15 दिन आपको एक्सक्लूड करके मिलेंगे। ठीक मैम। उस्मा, समझ रही हो कि हाथ घुमा रही हो, सर पे नहीं समझ रहा? यस मैम, समझ रहे हैं। हाँ, एक्सक्लूजन इन केसेस वेयर लीव टू सू अपील अप्लाइड फॉर। समझो कोई लीव टू सू, यानी कहाँ पे जो गरीब आदमी है उसने फर्स्ट इंस्टेंट कोर्ट में कोर्ट फी नहीं भरा है, ठीक है, क्योंकि वो गरीब है, उसकी ताकत ही नहीं है, तो उसको मैम एक्सक्लूड करके टाइम पीरियड दिया जाता है कि ठीक है, तो को 10 दिन 15 दिन 1 महीना देते हैं, तू भर ले फीस। हाँ 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 समीरा बोलो। के ऊपर का जितना भी पार्ट था वो ज्यादा सूट से रिलेटेड था, अभी अपील से रिलेटेड है ना? यस, और अपील से रिलेटेड चल रहा है। एप्लीकेशन से रिलेटेड होगा। अभी ये जो है ना अपील, जहां पर अपील है वो अपील से रिलेटेड, जहां पे सूट है वहां पे बताएगा कि वो सूट से रिलेटेड है, ठीक है। अभी यहाँ पर ना अपील फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट है, फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट है यहाँ पे जहां पे हमने केस फाइल किया, सीधी सीधी बात है। ट्रायल कोर्ट, फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट, जहां पे आपने केस फाइल किया, आप मतलब मैं कहूँ मेरी औकात नहीं है फीस भरने के लिए, अगर आपकी औकात नहीं है, मेरी औकात नहीं है फीस भरने के लिए, जो जिसको कोर्ट फी कहते हैं, तो हम कोर्ट के सामने एप्लीकेशन करते हैं, सर मुझे इतना टाइम पीरियड दिया जाए, मैं गरीब हूँ, मेरे पास उतना पैसा नहीं है कोर्ट फी भरने के लिए, तो टाइम एक्सक्लूड करके भी कोर्ट देती है कि ओके अलाउड, ये हमारे लिए रिजम्पशन गरीबों देती के है, लिए है। हाँ देती है, फी में छूट देती है, छूट कुछ। गरीबों को टाइम दिया जाता है, अगर वो मैम एप्लीकेशन टाइम करेगा नहीं, कि मेरे छूट। पास अभी कोर्ट फी। हाँ देते टाइम देते हैं, छूट नहीं और देते हैं, मैम ये टाइम देते चलेगा? हैं। मैं छूट पे मैम पूछ ये रहा हूँ, टाइम फीस तो पता चलेगा? है, बट छूट छूट पूछ रहे हैं। छूट नहीं देते, आपके कबर से भी छूट निकाल के कभी नहीं आएंगे। मिलती है। आपको ना सीपीसी में एक चैप्टर है, वो मैं बताऊंगी आपको, टेंशन मत लो। जी मैम। एक्सक्लूजन फॉर द टाइम ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोनाफाइड विदाउट जुरिस्डिक्शन। अभी समझो आप किसी रॉन्ग फोरम में चले गए हो, तो वो आपको एक्सक्लूड करके मिलेगा। यानी कि मैंने हमेशा बताया कि विकी की कोर्ट में जाना था, आप बाय मिस्टेक उस्मा की कोर्ट में चले गए, अगर आप उस्मा की कोर्ट में बाय मिस्टेक चले गए हो, तो वो पीरियड आपको काट के दिया जाएगा और आपको मिलेगा उसका। अब यहाँ पे ना 23 जो है, ऑर्डर 23, मैं आपको एक बात बता देती हूँ। समझो एक बात है कि हमने कोर्ट फी भरी है, ठीक है, कोर्ट फी भरने के बाद में ऑर्डर 23 ये बोलता है कि अगर दोनों पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ठीक है, Yes, ऑर्डर ma'am. 23 कॉम्प्रोमाइज के बारे में बताता है, दोनों पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो जो कोर्ट फी होती है ना, कोर्ट फी, फुल कोर्ट फी मिलती है अपने को वापस, कॉम्प्रोमाइज सूट फाइल करने के बाद ऑर्डर 23 के अंदर आपको फुल कोर्ट फी वापस मिलती है। तो उसका एक्सक्लूजन टाइम रहता है कि आपको जैसे केस खत्म हुआ, आपको वो पीरियड के अंदर आपको कोर्ट फी भी दी जाएगी। एक्सक्लूजन टाइम इन सर्टन केसेस, अभी देखो सर्टन केसेस, अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी केसेस है, कुछ सैंक्शन को लेकर है, अगर आपने समझो एक डॉक्यूमेंट दिया है, आपके गवर्नमेंट से वो डॉक्यूमेंट निकालना है, समझो आपकी सेल डीड, तो वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन यानी जो है उसको आपको एक्सक्लूड किया जाता है कि जब तक आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा तब तक आप केस नहीं फाइल कर सकते हो, तो वो पीरियड को लेकर आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट दिया जाता है। समझो आपने कुछ ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, हाँ एग्जाम्पल के तौर पे डीएपीए है, आपको क्या बताऊं अभी, ड्राइंग्स होती है, पता है आपको ड्राइंग्स, आपके घर की DAPA ड्राइंग्स, Yes, ma'am. नक्शा वो होता है नहीं ना बता मैम? रही हूँ, नक्शा, नक्शा, तो अगर वो आपको चाहिए नक्शा ना,
तो उसके लिए अगर आपने एप्लीकेशन दिया हुआ है और उस एप्लीकेशन को जब तक आपको पीरियड जो है आपका लिमिटेशन पीरियड निकल रहा है, लेकिन जब तक आपको नक्शा नहीं मिलेगा आप फाइल नहीं कर सकते हो, तो वो पीरियड आपको एक्सक्लूड करके मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना उस्मा? समीरा? यस मैम, टोटली। यस। इफेक्ट ऑफ डेथ और बिफोर एक्रूगल राइट टू स्विप। अभी इफेक्ट ऑफ डेथ, सामने वाला बंदा तो मर गया, उसको कहां से लेके आओगे भैया, वो तो गया काम से। तो जो भी पर्सन लिविंग पर्सन है, वो एप्लीकेशन पर्सन डाई हो गया, ठीक है, वो मर गया, तो क्या होता है, प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ मरने के बाद में जो पीरियड होता है, अगर आप उस पीरियड में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ऐड नहीं करते हो डिजीज के जगह पे, तो आपका कहीं ना कहीं उसको आपका सूट जो होता है ना डिसमिस हो जाता है। वो पीरियड के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, जो भी पर्सन मर गया है उसको लेकर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। एप्लीकेशन के साथ में डेथ सर्टिफिकेट देना होता है कि प्लेंटिफ मर चुका है, वी मे बी एडेड एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप उस पीरियड में आपने उनको ऐड नहीं कराया तो सूट डिसमिस हो जाएगा, उसका इफेक्ट आपको पड़ेगा। ठीक है, सीधी सीधी बात। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक। फ्रॉड की बात अगर मैं आपको बता दूं कि कोई भी राइट टाइटल को लेकर कोई भी फ्रॉड आपने किया है, समझो एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ, आपने एक सूट फाइल किया, सूट फाइल करने के बाद में अभी कोर्ट को थोड़ी मालूम होता है, ठीक है, मेरे मरने के बाद मेरा नाम नहीं दिखा के किसी और का नाम दिखा दिया, तो कोर्ट को थोड़ी पता था कि ये प्रिया थी या पीयू थी, नहीं पता रहता है। कोर्ट को आप जो इन्फॉर्मेशन दोगी, आप एज ए प्लेंटिफ अगर फ्रॉड क्रिएट करते हो तो इफेक्ट ये पड़ेगा कि आपके ऊपर भी एफआईआर हो सकती है। ठीक है, अगर आप रॉन्ग इंफॉर्मेशन कोर्ट को देते हो टाइटल के बारे में, तो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होगा वो प्लेंटिफ को फ्रॉडलेंट करने के लिए वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर वो उसको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, लेकिन आपको पूरा, चलिए, गॉट इट। इफेक्ट ऑफ नॉलेज इन राइटिंग। अब देखो, बिफोर द जो भी एक्सपायरेशन पीरियड रहता है, जहां पर पीरियड ऑफ सूट, एप्लीकेशन, जो भी प्रॉपर्टी, एक्नॉलेजमेंट, लायबिलिटी से रिलेटेड रहता है, तो जो भी अपन करते हैं ना, ओरल एविडेंस भी दिया जा सकता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन जो इंडियन एविडेंस एक्ट में है। हमने ओरल ट्रांसफर के बारे में भी पढ़ा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर, सेक्शन प्रज्ञा प्रज्ञा अब बोलिए मैम। ओरल ट्रांसफर के बारे में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ा है, कहाँ पे, कौन सा सेक्शन है? इसमें मैम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में ओरल ट्रांसफर आपने पढ़ा हुआ है? मैम थोड़ा याद नहीं है मैम। बस ऐसे ही करो, मेरे स्टूडेंट्स को याद नहीं है। 6 है सेक्शन मैम। नंबर 9, सेक्शन नंबर 9, यस। व्हाट द मैन, क्या है यार तुम लोग ऐसे करते हो। चलो, एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग। एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी बंदा साइन करने के बाद, एक्नॉलेजमेंट का मतलब यही होता है कि आपने कोई, समझो एक पेपर पे साइन किया, उसके बाद डेट लिखा, टाइम लिखा, तो आपने एक्नॉलेज किया कि यस, ये प्रूफ है तेरे लिए कि तेरा मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तेरी मेरी बात हुई है। द वर्ड साइन जो पर्सनली करता है, कोई भी एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, जब ऑर्डर 21 में आओगे ना, तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का पोस्टमार्टम करके दूंगी मैं आपको। ठीक है समीरा, एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग का मतलब यही होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट आप साइन करते हो, उसके ऊपर टाइम रहता है, उसके ऊपर डेट रहती है, तो वहां से टाइमिंग जो होता है ना, वो काउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है। ठीक है, यस मैम। इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेप्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन लेगेसी। अब देखो, यहां पर जो भी अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट या लेगेसी बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड, यानी कि जो भी प्रिस्क्राइब पीरियड का टाइम लिमिटेशन दिया गया है, अगर आप उसको किधर ना किधर वेव ऑफ कर जाते हो कि चलो बाद में देखेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैं खुद एग्जाम्पल, यूपी का फॉर्म भरना है, बाद में देखूंगी ना, टाइम पड़ा है ना, क्या हो गया, 6 तारीख निकल गई, याद भी नहीं रहा कि लास्ट डेट है वो मेरी। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए जो कोई भी लैंड मॉर्गेज होती है, पोजीशन होता है मॉर्गेजी के पास, तो जो भी रेंट ऑन प्रोड्यूस, यानी देखो किधर ना आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे रेंट एग्रीमेंट लेते हैं, आपको 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट करके दिया सामने वाले ने, अब 13 महीना हो रहा है, आप खाली नहीं कर रहे हो,
तो अगर आपको केस करना है तो 11 महीने के बाद, 12 महीने के बाद आप नोटिस पीरियड सर्व करते हो, खाली कर मेरा घर। उसके बाद में जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होता है कि आप केस कर सकते हो जाकर। अगर आपने 2 साल उसको घर में ही छोड़ दिया, आपने उसके पास केस ही नहीं किया, तो लिमिटेशन पीरियड क्या हो जाएगा? खलास हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा ना। जब भी वो 11 महीने का एग्रीमेंट के बाद में आपके घर में 1 साल तक और टिका रहा है, तो तू कुछ करना, उसको घर से निकालना, घर में बिठा के क्यों रखा है, उसके लिए केस करना। तो ये है इफेक्ट, ठीक है। नाउ इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेमेंट बाय अनदर पर्सन। अब एग्जांपल के तौर पे लेती हूँ मैं यहाँ पे, कोई भी पर्सन है, कोई एजेंट है, किसी के बिहाफ पर अपॉइंट किया गया है, ठीक है। मैं क्लास नहीं ले रही हूँ, मेरी जगह पे उस्मा क्लास ले रही है। एज एन एजेंट शी इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ मी, ठीक है। अगर समझो मेरे नहीं होते हुए उसने मेरी जगह पे साइन करके दे दिया, या उसने जो करना चाहिए था उसका पूरा जो टाइम खत्म हो गया उसने नहीं किया, तो उसका प्रॉब्लम मुझे आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि जो टाइम पीरियड आपको दिया गया था उस टाइम पीरियड में आपने किया नहीं। तो यहाँ पर इस पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इसके लिए बनाना था कि कोई भी एक्नॉलेजमेंट साइन और अ पेमेंट मेड लायबिलिटी को लेकर कोई भी पर्सन जो ड्यूली ऑथराइज्ड है, जैसे मैंने करता यहाँ पे बता दिया, अगर उसके जगह पे उनके भाइयों ने किया तो क्या होगा? जो पीरियड आपको स्पेसिफाइड पीरियड दिया गया है, आपको वो स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर पेमेंट रिलेटेड जो भी चीज है, समझो मैंने एक व्यवहार किया, एग्जाम्पल के तौर पे लेती हूँ, ठीक है। मैंने एक बंगलो लिया, उसके लिए मैंने 10 लाख रुपए दिए, तो मैंने 10 लाख रुपए में तो बंगलो मिलेगा नहीं। जो बंगलो की कीमत है वो समझो 50 लाख रुपया है, उसमें से मैंने 10 लाख रुपए दिए हैं, तो 40 लाख का जो टाइम पीरियड है उसको लेकर अगर आपने वो 40 लाख का व्यवहार टाइम पीरियड में कंप्लीट नहीं किया, खत्म हो जाएगा ना, फिनिश हो जाएगा। वो लिमिटेशन में खत्म करना पड़ेगा अपने को कि जो टाइम पीरियड हमारा तय किया गया है कि मैं तेरे को पैसा जो दूंगी वो 6 महीने में दूंगी, तो 40 लाख रुपया अगर मैं 6 महीने में नहीं देती हूँ, उसके बाद में 7वें महीने में तुम्हारे पास पैसे लेके आती हूँ, तो उसका मतलब क्या रह जाएगा? यानी कि जो टाइम पीरियड होता है 6 months इज द बाउंड्री लाइन, यू हैव टू कंप्लीट दैट इन विद इन दैट पीरियड ऑफ लिमिटेशन। जैसे ईएमआई होते हैं। यस यस यस, ईएमआई पकड़ के चलो, जैसे भी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एडिंग एंड सब्स्टिट्यूटिंग ऑफ न्यू प्लेंटिफ, मैंने एक बनाया हुआ है जिसमें प्लेंटिफ का नाम ऐड करना ही भूल गए, डिफेंडेंट का नाम ऐड करना ही भूल गए, तो उसको लेकर जो सूट फाइल होता है, प्रोविजो ये बोलता है जहां पर कोर्ट सेटिस्फाई होती है कि ओमिशन इंक्लूड अ न्यू प्लेंटिफ और अ डिफेंडेंट ड्यू टू मिस्टेक इन गुड फेथ। अगर गुड फेथ में अगर कोई मिस्टेक की गई थी कि यार मैंने तो उस्मा का नाम लिखना ही भूल गई, गुड फेथ में उसका नाम नहीं लिखा, तो उसमें जो अर्लियर डेट थी जिस समय मैंने प्लेंट फाइल किया था उस अर्लियर डेट में उसको ऐड किया जाएगा। अगर नहीं किया जा रहा है तो उसको लेकर एडिशन करवाया जाएगा। तो वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन में देखो कभी कभी क्या होता है, वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो गया, किसका? ऐड करने का, सब्स्टिट्यूट करने का। ऐड करने का मतलब है किसी को ऐड करना, सब्स्टिट्यूट यानी विकी के जगह पे उस्मा को सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। तो उस पेंडेंसी के टाइम पर जो डिफेंडेंट होता है तो उसको भी एक ऑर्डर है जिसमें मैं बताऊंगी कि जज ने क्या किया, डिफेंडेंट को प्लेंटिफ बना दिया। तो एक टाइम पीरियड होता है जब उसको ऐड किया जा सकता है, जहां पर उसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है, यानी कि जो अर्लियर डेट होगी उसी के हिसाब से किया जाएगा कि जिस समय आपका प्लेंट आया था उसी समय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि प्लेंट आ चुका है उसके बाद में आपने दूसरा प्लेंट ला लिया उसके लिए, नहीं, वहीं पे एडिशन हो जाएगी, ठीक है। यस, अमेंडमेंट तो करना ही पड़ेगा ना, ऐड करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, उसके लिए तो अमेंडमेंट चाहिए ही ना, ठीक है। लेकिन उसका भी एक टाइम पीरियड होता है। कंटिन्यूस ब्रीच ऑफ टॉट, टॉट को लेकर मैं आपको बता दूं तो टॉट क्या है? सिविल रॉन्ग। टॉट क्या है? सिविल रॉन्ग, बस खलास उतना ही है। सूट फॉर कंपनसेशन एक्ट नॉट एक्शनेबल विदाउट अ स्पेशल डैमेज। अभी क्या होता है, कोई भी सूट कंपनसेशन के लिए अपन फाइल करते हैं जो कि कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं बोलता है कि कोई ऐसी इंजरी हुई है, तो समझो आपने कॉज ऑफ एक्शन में ऐसा जो मेन चीज था कि समझो मैंने कॉज ऑफ एक्शन में मेन पॉइंट लिखना ही भूल गई मैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सूट डिसमिस हो जाएगा। आपको जो कंपनसेशन चाहिए थे आप बाद में थोड़ी बोल सकते हो कि अरे मैं 1 लाख रुपया लिखना ही भूल गई, ऐसा आपको अलाउ नहीं किया जाएगा।
उसका पीरियड होता है, उसका लिमिटेशन होता है। वो जो स्पेशल डैमेज की बात कर रहे हो आप, तो कॉज ऑफ एक्शन के अंदर वो मेन क्रक्स ऑफ द पॉइंट इज मिसिंग, दैट मीन्स द टाइम इज वे फॉर यू, टाइम इज गॉन फॉर यू। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम जो भी इस इंस्ट्रूमेंट में दिया गया है, जो भी ज्योग्राफी एंड कैलेंडर, ये ना इसका क्या बोलते हैं, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हमेशा आता है। मृदुल, यूपी में भी मैंने ये क्वेश्चन देखा है। जी मैम। ये क्वेश्चन हमेशा रहता है, हमेशा। जी। ज्योग्राफी एंड Yes, ma'am. कैलेंडर Gaussian आपको दिमाग calendar. में बैठाना ही है ये। जी। Yes, ma'am. ओके, चलो। एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन। अब देखो, ओनरशिप आई मतलब पोजेशन होगी तभी ओनरशिप होगी। अगर आपने कोई घर खरीदा, ठीक है, आप उसके ओनर कैसे बनोगे? जब आप पोजेशन में होगे। लेकिन पोजेशन में तो टेनेंट भी होता है, वो थोड़ी मालिक हो जाता है। वो थोड़ी बोलेगा कि दिस इज माय हाउस। यू आर अ मेहमान, यू आर जस्ट अ गेस्ट, यू आर नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ओनर के लिए क्या चाहिए? टाइटल चाहिए। तो एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन। मैम टेनेंट मींस आपकी रेंटर, हवा ब्लॉक हो रही है, आपकी पानी ब्लॉक हो रहा है क्या? टेनेंट मींस रेंटर हो गया। क्या बोल रहे हैं? मैम टेनेंट मींस क्या होता है? रेंटर, जस्ट लाइक रेंटर। किराएदार, किराएदार। हाँ वही रेंटर। हाँ, टेनेंट मतलब वही। रेंटर मैम वर्ड है क्या? नहीं नहीं नहीं, रेंटर कोई वर्ड नहीं है। वो बोल रहा है तो मैं बोला ठीक है। रेंटर बट कोई बोलते हैं वर्ड ना नहीं होता, रेंटर को। इसीलिए आई एम यूजिंग टेनेंट ना, नहीं तो मैं रेंटर करती ना यार। चलो, अक्वायरिंग ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन। इसका मतलब मैं बता दूं कि एक्सेस होती है लाइट यूज करने की, हवा, पानी, जो एक बिल्डिंग में होती है, जो पीसफुली हर कोई एंजॉय करता है। ठीक है, तो यहाँ पर विदाउट एनी इंटरप्शन फॉर 25 years where any way of water goes, use of water, another easement has been to access, यानी 25 साल से वो बंदा उस घर में रह रहा है, उसमें हवा है, पानी है, सब कुछ है, और एक सडन पीरियड टाइम आ जाता है जहां पर उसकी हवा पानी बंद हो जाता है, तो किधर ना किधर हवा और पानी को लेकर क्या वो केस नहीं करेगा क्या? भाई मेरे को भी तो अलाउड है, ऐसा थोड़ी होगा। तो जो पर्सन, एक बात बता देती हूँ कि समझो एक टेनेंट है जिसको विक्की रेंटर कह रहा है, वो वहां पर 30 इयर्स से रह रहा है, तो ओनरशिप उसकी हो जाएगी ना, अगर मालिक उस जगह पे आया ही नहीं है। 30 साल से वो बंदा रह रहा है ना, उसके पास कोई अग्रीमेंट की कॉपी है ना, उसके पास कुछ है, वो वहां पे रह रहा है, तो उसको डीम्ड टेनेंट बोला जाएगा कि वो ही मालिक है। तो उसको लेकर यहाँ पे बोला गया है कि अगर समझो 25 इयर्स तक कोई पोजीशन में है, ठीक है, कोई टेनेंट है, वो वहां पे रह रहा है, तो उसको डीम टेनेंट बोल दिया जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा पार्ट है जो मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगी, दिल तो बहुत हो रही है लेकिन टाइम कम है मेरे पास। ठीक है, एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ रिविजनल टेनमेंट। आप कोई भी लैंड है, कोई भी वाटर है, कोई ईजमेंट राइट है जो एंजॉय किया जा रहा है इन इंटरेस्ट ऑफ लाइफ, यहाँ पर 3 years का लिमिटेशन पीरियड दिया गया है कि अगर तुझे करना है तो 3 साल के अंदर करना पड़ेगा। जब से समझो मैंने आपको चूंटी काटी, चूंटी काटने के बाद में आप चुप रहे, कुछ बोले ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, और 3 साल का आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन है कि अगर तुझे को करना है तो कर, नहीं तो तू चुप बैठ। ठीक है, अब जब हम शेड्यूल पे आएंगे ना, तो आपको 3 साल 12 साल का ये जो बात है ना, यूं समझ में आएगा कि 3 साल क्या है, 12 साल क्या है। बस छोटा सा पार्ट है, बता दूंगी 2 मिनट में। ठीक है ना? अब यहाँ पे Yes, ज्यादा नहीं, आके मिसलेनियस पार्ट है, उसको पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं, यहाँ पे आ जाओ। अब ये देखो, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सूट। यहाँ पे पहले अकाउंट्स की बात करता है, ठीक है, माल है तो ताल है, ठीक है, पहले अकाउंट्स की बात करता है, जिसमें आप देखेंगे ना, पांचों के पांचों आपको 3 years बताता है, यानी पार्ट 1 आपको 3 years के बारे में बताता है। ठीक है, जो अकाउंट्स के बारे में आपको दिख रहा है। उसके बाद में अकाउंट्स है ना, तो आपने जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्ट किया रहेगा। पार्ट 2 आपको कॉन्ट्रैक्ट की बात बताता है, जिसमें आप देखोगे ना, तो सब जितने भी है, आप 3 years 3 years 3 years 3 years 3 years देखो देखो देखो, आप अपने आंखों से देखो। तो yes, मैं ma'am. आपको ये बता रही हूँ कि देखो, मेरे पास ये टेबल बनी हुई है, ये पूरी की पूरी टेबल मेरे पास बनी हुई है, मैंने सब जगह लिख के रखा है कि किधर को कितना आने वाला है। तो सेकंड पार्ट में आपने देख लिया 3 years का पॉइंट है,
ठीक है, पहले हुआ अकाउंट्स, दूसरा हुआ कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा हुआ डिक्लेरेशन। मैं डिक्लेयर कर रही हूँ कि मैंने समीरा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। समीरा पैसे देती है क्या? नहीं देती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट तो किया था, मैं डिक्लेयर कर रही हूँ। ठीक है, पार्ट 3 क्या बोलता है? डिक्लेरेशन की बात करता है। ठीक है, जिसमें 3 इयर्स है। ठीक है, उसके बाद में पार्ट 4 पे आ जाइए, जहां पर डिक्री एंड इंस्ट्रूमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, पार्ट 4 में डिक्री एंड इंस्ट्रूमेंट की भी बात की जा रही है, जो भी 3 इयर्स की बात की जा रही है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, मैंने जब डिक्लेयर किया, समीरा मैंने ये बात डिक्लेयर करी ना, तो मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट में लिख के दिया था ना। तुम कैसे Yes, मना ma'am. कर सकती हो? मैंने तुम्हें बोला था ना, तुम क्यों झूठ बोल रही हो? जब तुम मेरे से प्रॉपर्टी ले रही थी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है पार्ट 5 में, तब क्यों नहीं बोला? लेकिन देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी आ जाए ना, तो यहाँ पर 3 इयर्स और 12 इयर्स का गेम चलता है। 3-12 ठीक है, अब आगे देखते हैं। 12 इयर्स में बताऊंगी, सब बताऊंगी, चिंता मत करो आप, सिर्फ इसको फिलहाल अपनी आंखों से देख लो। उसके बाद में पार्ट 6 पे आ जाता है। पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर मैंने समीरा के साथ झगड़ा कर दिया, अब मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर समीरा, मैं आपको छोड़ने नहीं वाली हूँ, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं, पैसे नहीं दे रही हो, क्या करने वाली हो बता दो, सीधे सीधे बता रही हो, यहाँ तो फिर मुझे केस करना पड़ेगा आपके ऊपर। ओके बा, ओके। उसके बाद में पार्ट 7 जो है, ये टॉर्च से रिलेटेड है। अब टॉर्च से रिलेटेड में सिविल रॉन्ग 1 ईयर, सिविल रॉन्ग 1 ईयर, 2 ईयर, देखो उससे ज्यादा कुछ नहीं है। 1 2 3। अब ये ना जो पार्ट है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, मैं समझा देती हूँ। पार्ट 8 पे आ जाओ, तो अगर सिविल रॉन्ग आता है, टॉर्च से रिलेटेड है, तो मुझे तो समीरा के ऊपर घना ही ट्रस्ट नहीं है बाबा, वो ट्रस्ट ही नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी देख के मुझे उल्लू बना रही है, वो ऐसा ही कर रही है। मुझे तो नहीं काम करना समीरा के साथ में, जाओ समीरा, नहीं करूंगी। लास्ट आ जाता है अपना मिसलेनियस पार्ट, जो पार्ट नंबर 9 है, खत्म हो जाता है, जो 1 ईयर और 3 ईयर 12 इयर्स के बारे में आपको सब बताएगा। मैम ये शेड्यूल याद करने को पड़ेगा? मैं आपको ये शेड्यूल याद करने की ट्रिक मेरे पास लिखी हुई है, उसी हिसाब से उस शेड्यूल को याद करो कि 3 साल और 1 ईयर, और जहां पर 12 इयर्स का है, वहां पे मैंने सब मार्किंग करके रखा हुआ है। आई विल गिव यू द नोट्स, डोंट वरी, पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, Okay, ma'am. क्लियर हुआ Thank ये you so बात? much. सूट मैम आपने रिलेटेड कल जो वाला नोट्स अकाउंट, आपने जो भी नहीं भेजा मैंने था। बताया। हाँ, Yes, आपने ma'am. कल All वाला नोट्स clear. नहीं भेजा था। कौन सा? वो जो मैंने केस लॉस के नोट्स यस अभी मैम। भेज देती हूँ 1 ही मिनट में, लेकिन मुझे सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स को भेजने हैं, नॉट एवरीवन। ये बात मैं खुलेआम बोली चुकी थी, तो जी मैं मैम। आपको पर्सनल भेजूंगी, विक्की को, इनको, जो भी है मेरे पास यहाँ पे, मैं उन्हीं को दूंगी, बाकियों को मैं नहीं देने वाली। मैं मेहनत करती हूँ मेरे बच्चों के लिए यार, जो रेगुलर अटेंड करेंगे। समीरा ओके? Yes, ma'am. All okay. Thank you so much, ma'am. ओके, विद इन आवर मैंने खत्म कर दिया। Yes, ma'am. Thank you, बहुत ma'am. शॉर्टकट लिया, सॉरी उसके लिए, लेकिन ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट टाइम जब पढ़ाऊंगी ना, बहुत डिटेल पढ़ाऊंगी और बहुत मजे से बताऊंगी। और इस शेड्यूल को लेकर मैं ना मेरी एक